हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करना जा रहे हैं और चैप्टर नंबर है 8 यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, इकाई या एकल उत्पादन लागत निर्धारण रीति। किसी उत्पादित वस्तु की लागत ज्ञात करने की कई विधियां हैं। उनमें से एक विधि है इकाई या यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है बुक में। इकाई लागत निर्धारण रीति एक ऐसी विधि है जो उत्पादन की प्रति इकाई पर आधारित है, जहां उत्पादन निरंतर जारी रहता है और इकाइयां एक समान होती है अथवा उनको अनुपातों की सहायता से एक समान बनाया जा सकता है। इस परिभाषा के अनुसार इस इकाई लागत निर्धारण विधि की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि उत्पादन निरंतर हो। प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म एंड ए कंटिन्यूड अफेयर। और सेकंड, इकाइयां एक समान हो। जब भी प्रोडक्शन उत्पादन किया जा रहा है, सारी यूनिट्स एक समान होनी चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यूनिट कॉस्टिंग या इकाई लागत निर्धारण विधि के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। किसी उद्योग द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित समान वस्तु की समस्त इकाइयों की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। सेकेंड, लागत इकाई पर किए गए व्ययों का विश्लेषण करना। किसी एक लागत इकाई पर जो व्यय एक्सपेंसेस किए गए हैं उसका एनालिसिस करना भी इस विधि का एक उद्देश्य है। किसी वस्तु की समस्त इकाइयों के उत्पादन पर व्यय और लागत के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अलग अलग कुल लागत तथा प्रति इकाई पर कितना व्यय हुआ है, इसका विश्लेषण इस विधि का दूसरा उद्देश्य है। और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव्स है वह तुलनात्मक विश्लेषण। अलग अलग वर्षों में और चालू वर्ष में विभिन्न व्ययों का विस्तृत विश्लेषण करके तुलनात्मक अध्ययन करना इस विधि का तीसरा उद्देश्य है। यदि किसी व्यय में तुलनात्मक अध्ययन करने पर वृद्धि पाई जाती है तो उस पर नियंत्रण रखकर उसमें कमी करने का प्रयास इस विधि में किया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो तुलनात्मक विश्लेषण भी इस विधि का एक प्रमुख उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है लागत के प्रत्येक तत्व का कुल लागत से अनुपातिक अंश ज्ञात करना। तो जो एक्सपेंसेज हुए हैं उन एक्सपेंसेज का जो टोटल कॉस्ट में जो प्रोपोर्शन है उसका अंश ज्ञात करना। इस विधि का एक उद्देश्य यह भी है कि लागत के प्रत्येक तत्व का कुल लागत से अनुपातिक अंश ज्ञात किया जाए और यह मालूम किया जाए कि कुल लागत में सर्वाधिक अंश किस तत्व का है। आगामी वर्षों के लिए वस्तु के उत्पादन पर इन्हीं अंशों के आधार पर प्रत्येक तत्व की लागत का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा अन्य उद्देश्य है विक्रय मूल्य का आधार। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको कॉस्ट ज्ञात करनी होगी और इस विधि के द्वारा प्रति इकाई कॉस्ट ज्ञात करके उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करके सेल्स वैल्यू या सेल्स प्राइस ज्ञात किया जा सकता है। और निविदा मूल्य ज्ञात करना। कभी कभी निविदा मूल्य ग्राहकों से आदेश प्राप्त करने से पूर्व उन्हें वस्तु के विक्रय मूल्य और अनुमानित मूल्य बताना पड़ता है, इसे निविदा मूल्य कहते हैं। इस विधि के द्वारा पिछली अवधि की लागतों के आधार पर अनुमानित मूल्य ज्ञात किया जाता है। अब अपन देखते हैं लागत इकाई निर्धारण की विधियां, मेथड्स ऑफ ascertaining यूनिट लागत इकाई निर्धारण की विधियां।
जब किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो जो एक्सपेंसेज होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उनको अपन विभिन्न हेड में डिवाइड करते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये प्रत्यक्ष खर्चे हैं। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड। इसे हम कहते हैं कार्यालय या प्रशासनिक ऊपरी व्यय। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन सभी व्ययों को इंक्लूड करते हुए एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत विवरण पत्र बनाया जाता है और इसमें टोटल कॉस्ट अपने को ज्ञात हो जाती है और किसी निश्चित अवधि में जो टोटल कॉस्ट है उसमें जो निर्मित इकाइयां हैं, जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की गई है, उसको डिवाइड करने पर यूनिट कॉस्ट अपने को ज्ञात हो जाएगी। कुल लागत के साथ प्रति इकाई लागत प्रदर्शित करने वाला यह जो विवरण है, इसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं लागत विवरण पत्र और लाभ विवरण पत्र, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। जब किसी वस्तु की अनुमानित कुल लागत ज्ञात करनी हो, जैसे कि कोई टेंडर अपने को देना है और टेंडर मूल्य देने के लिए अपने को एस्टिमेटेड कॉस्ट ज्ञात करनी होगी, तो उसको ज्ञात करने के लिए अपने को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या लागत विवरण पत्र अपने को बनाना पड़ेगा, जिसमें मूल लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत और कुल लागत की गणनाएं अलग अलग की जाती है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जो कैलकुलेशन की जाएगी सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को बोलते हैं मूल लागत, और उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत, कारखाना लागत ज्ञात करने के बाद जो थर्ड नंबर पर अपन कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। या इसको अपन हिंदी में बोलेंगे उत्पादन लागत तथा कुल लागत। या अपन इसको टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, कुल लागत। सबसे पहले अपन एक परफॉर्मा बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। लागत विवरण पत्र। लागत विवरण पत्र में सबसे पहले प्राइम कॉस्ट अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, जो प्रत्यक्ष खर्चे हैं, उनको इंक्लूड करते हुए प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपन जो कंपोनेंट्स लेंगे वो डायरेक्ट मटेरियल, जो भी प्रत्यक्ष खर्चे हैं उसको प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल के अलावा डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
तो इन तीनों का जो टोटल है वो कहलाएगा प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। जब इस मूल लागत में फैक्ट्री से संबंधित ओवरहेड को इंक्लूड करेंगे, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड या प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में अपन फैक्ट्री से संबंधित अगर जो ओवरहेड्स है उनको इंक्लूड करते हैं तो अपने पास जो कॉस्ट आएगी वो कहलाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट में यदि अपन ऑफिस से संबंधित या प्रशासन से संबंधित अगर खर्चे इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इनको अगर इंक्लूड करेंगे तो अपने पास आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपन यदि इंक्लूड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओवरहेड, तो जो कॉस्ट आएगी वो कहलाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अपन ने कैलकुलेट किया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन इंक्लूड करते हुए मूल लागत प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री से संबंधित ओवरहेड्स को इंक्लूड करेंगे तो अपने पास आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस से संबंधित जो खर्चे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उनको इंक्लूड करेंगे तो अपन याद कर सकेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो ओवरहेड है उनको इंक्लूड करेंगे तो अपने पास आएगी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यह है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बाद अपन देखते हैं कॉस्ट शीट। लागत सूची। किसी भी निर्माणी संस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित माल की कुल लागत निर्धारण की दृष्टि से बनाए गए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अपन ने जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अभी जो कैलकुलेट किया, जो इसका परफॉर्मा अपन ने यहाँ पे बनाया है, उसमें यदि लागत के प्रत्येक अंग का कुल लागत के साथ प्रति इकाई लागत भी ज्ञात की जाए तो यह लागत पत्र या कॉस्ट शीट बन जाता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत भी दिखाया जाता है। तो इसमें जो प्रत्येक खर्चा है टोटल कॉस्ट से उसका अगर परसेंटेज अपन कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या कहलाएगा, कॉस्ट शीट। डिफरेंस केवल इतना ही है, इसमें टोटल जो कॉस्ट है उसमें जो खर्चे हैं उसका प्रतिशत, फिर डायरेक्ट मटेरियल है या मान लीजिए प्राइम कॉस्ट है तो प्राइम कॉस्ट टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट है, अगर यहाँ पे परसेंटेज भी अलग से कॉलम में दे दी जाए तो ये कहलाएगी कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या कहलाएगी, कॉस्ट शीट। यदि टोटल जो कॉस्ट है और कॉस्ट के जो कंपोनेंट्स है उसका प्रतिशत अगर दे दिया गया हो। ओके।